नमस्कार दोस्तों। आज के इस जयपुर डायलॉग्स के वीकली डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपको बहुत पसंद आएंगी, और पसंद इसलिए आएंगी क्योंकि वो दिल से बोलते हैं और बिल्कुल बेतकल्लुफ बोलते हैं। आपका स्वागत है आरिफ आजकिया साहब। नमस्ते, नमस्ते दर्शकों को भी नमस्ते, आपको भी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज हम इनके साथ पहले बातचीत करेंगे। इन्होंने एक वीडियो डाला था अभी दो एक दिन पहले, और मैंने उसको देखा था, मुझे बहुत पसंद आया। और पसंद इसलिए आया क्योंकि बात आप दिल से कह रहे थे, लेकिन वो फैक्चुअली भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जब हम जाते हैं तो वो बिल्कुल सही दिखती है। और इन्होंने कहा था, एक असर्शन किया था, और बड़ा बेलाग असर्शन किया था। और वो असर्शन ये था कि ये जो पाकिस्तान बना है, ये तो पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया है। जो मुसलमान आज इंडिया में हैं, उन्हीं के पुरखों ने, बाप दादाओं ने ये पाकिस्तान बनाया है, न कि उन लोगों ने जो मूल रूप से पाकिस्तान में थे। आरिफ आजकिया साहब, हमने देखा है थोड़ा सा, मैंने भी इसके बारे में स्टडी किया था, और मैंने देखा था कि जो झगड़ा उस वक्त चला था, वो खिलाफत का मूवमेंट शुरू हुआ था। और उस टाइम पे एक तबका था, ज्यादातर लोग उसमें देवबंद से और जमाते उलामा हिंद से, यूएच से ताल्लुक रखते थे। और उन्होंने गांधी जी को एक तरह से सदारत बख्शी थी, तो उनको अपना कायद बनाया था उस खिलाफत मूवमेंट में। हालांकि फैक्ट्स ये हैं कि खिलाफत मूवमेंट पहले शुरू हो गया था 1 अगस्त 1920 से, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बाद में सितंबर में ये फैसला किया था कि इस मूवमेंट को ज्वाइन किया जाएगा। तो एक तरह से जो कई बार ये कहा जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू किया, वो फैक्चुअली सही नहीं है। और बाद में जो चीजें हुई हमें पता है उस खिलाफत मूवमेंट में, और फिर बाद में बड़ी बदमज़गी हुई जब ये मूवमेंट कोलैप्स कर गया। और कोलैप्स करने की और भी वजह थी, इंटरनेशनल वजह थी, आपको पता। लेकिन बाद में ये देवबंदी बरेलवी का झगड़ा चलता रहा, क्योंकि उस खिलाफत मूवमेंट के टाइम में बरेलवियों ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। सख्त, इतनी सख्त कि वो अहमद रजा बरेलवी साहब के तो इतने तमाम फतवे हैं कि किस तरह से आपने एक काफिर को अपना कायद बना लिया। और बाद में ये झगड़ा बाद तक चलता रहा, और फिर जिन्ना साहब ने ये बरेलवियों की पूंछ पकड़ ली और आगे निकल गए। देवबंदी तो आपके अहमद हुसैन मदनी साहब जो जमात उलमा हिंद के सदर थे, वो तो कांग्रेस के साथ रहे आखिर तक। लेकिन देवबंदियों का एक तबका, शबीर अहमद उस्मानी वगैरह, वो अलग निकल लिए, उन्होंने जमातुल इस्लामी वगैरह बना ली। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इसका जो नर्व सेंटर था वो तो यूपी था। तो हम अब आपसे सुनना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे इस बारे में। संजय भाई, बात दरअसल ये है कि ये जो खिलाफत मूवमेंट है ना, उसका मतमाय नजर ये था कि वो अंग्रेजों से आजादी तो हासिल करना चाहते थे, लेकिन एक मुस्लिम इंडिया बनाना चाहते थे, पार्ट ऑफ खिलाफत। क्योंकि खिलाफत में ये था कि खलीफा दुनिया में जितनी भी मुसलमान हुकूमतें थी उसके सुल्तान को अप्रूवल देता था, और फिर वो सुल्तान बनता था। एंड ये सब एक खिलाफत का हिस्सा होते थे। तो ये जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और ये सब की जो मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट, जिसमें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी गए थे अफगानिस्तान भी मदद मांगने के लिए, ये पूरी खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान को मुसलमान हिंदुस्तान की हैसियत से प्री ब्रिटिश वाला हिंदुस्तान चाहते थे। हाँ, वो मुगल एम्पायर का रेस्टोरेशन चाहते थे। मुगल एम्पायर का रेस्टोरेशन चाहते थे एक तरह से। जी एग्जैक्टली। और इसीलिए खिलाफत मूवमेंट पाकिस्तान नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहते थे कि एक छोटा सा मुसलमान मुल्क बने, वो चाहते थे पूरा हिंदुस्तान जिसपे मुसलमान हुक्मरान हो और मुसलमान रूल करे। इसी तरह देवबंदियों का भी यही था। मदरसा देवबंद भी पाकिस्तान का मुखालिफ रहा है, जमात इस्लामी भी मुखालिफ रही है, क्योंकि ये आफाकी सोच वाले हैं। ये पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो झंडा लेके आज भी जो कह रहे हैं ना कि लाल किले पे झंडा लहराएंगे,
ये वो सोच वाले हैं जो हिंदुस्तान को मुसलमान रखना चाहते थे। हिंदुस्तान में जब दूसरी जंग अजीम में अंग्रेजों ने जब आजादी देने का फैसला किया तो एक हिंदुस्तान तो वो छोड़ के जाने वाले नहीं थे, कि उनको पता था कि अगर हमने एक यूनाइटेड हिंदुस्तान विदाउट एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़ के गए तो इसने तो पूरी दुनिया पर रूल करना है। इतना अमीर मुल्क और इतना लेबर और स्किल्ड लेबर और व्हाटएवर, इन्होंने डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के लिए मैं समझता हूं, मेरी अपनी एक नाकिस राय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ऑन बोर्ड थे। उसमें कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल जैसे एक सख्तगीर किस्म के इंसान थे जो पाकिस्तान आइडिया के मुखालिफ थे, लेकिन वो बहुत छोटी आवाजें थी। ज्यादातर कांग्रेस ने भी सरेंडर कर दिया था कि हाँ जी पाकिस्तान बनेगा। अब मूवमेंट कहां से चलाई? मूवमेंट भी चलानी थी ना, 1940 से पहले तो कोई पाकिस्तान मूवमेंट नहीं। मूवमेंट चली है बिहार, यूपी, सीपी, इन 3-4 जगहों से। महाराष्ट्र में काफी बड़ी मूवमेंट चली है, सारे जलसे, सारे मुस्लिम लीग के जलसे पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से। और बंगाल में भी बहुत मूवमेंट चली है। लेकिन जो आज का पाकिस्तान है, सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, उसमें मुझे कोई एक जलसा जुलूस निकाल कर दिखा दे कि हाँ भी इसने भी पाकिस्तान में कोई मूवमेंट में हिस्सा लिया हो। मूवमेंट सारी यहाँ से चली है। रायट्स बिहार में हुए, उसको बेस बना के मोहम्मद अली जिन्ना पहुंच गए लॉर्ड माउंटबेटन के पास के ये देखो जी पाकिस्तान इज इमिनेंट नाउ, पाकिस्तान बनना जरूरी है क्योंकि मुसलमान हिंदू साथ नहीं रह सकते। वो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, तो जाके पाकिस्तान बनाए। और मुस्लिम लीग की जितनी भी मूवमेंट थी, चले लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि इलेक्शन के हुए थे 1946 में, इसमें ऑब्लिगेशन थी कि मुस्लिम लीग को ही वोट देना है तो इसलिए चलो। मैं कहता हूं जो ग्रास रूट मूवमेंट थी, पैसा कहां से आया? जितने अमीर हिंदुस्तान के मुसलमान थे उन्होंने तो तहरीक पाकिस्तान को पैसा दिया है, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद 1-2 महीने की जो सिविल सर्विस की तनख्वाह थी वो निजाम हैदराबाद ने पाकिस्तान को दी है। आज ये सब ठेकेदार बने हुए हैं हिंदुस्तान के, उस वक्त तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान तोड़ के बनाना चाह रहे थे। तो मेरा सवाल भी आज कांग्रेस से सबसे बड़ा ये है कि भाई साहब आपने एक्सेप्ट कर लिया, गलती की ना, चलो कर लिया एक्सेप्ट कि हम हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे इंडिया हिंदू और मुस्लिम के उसके लिए, तो फिर आपने 1951 में बॉर्डर क्यों बंद किया? वे जाने देते ना, सारे मुसलमान एक तरफ हो जाते, सारे बाकी एक तरफ हो जाते, पीस हो जाता। और पाकिस्तान में जो पंजाबी आर्मी ने अपनी हेजेमनी कायम रखी है वो टूट जाती, क्योंकि मुहाजिर यहाँ से अगर 200 मिलियन जैसे आज हैं तो वो अगर पार्ट ऑफ पाकिस्तान होते तो आज आधा पाकिस्तान मुहाजिर होता और बंगाली होते। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क होता, रीजन में भी सबके लिए अच्छा रहता, क्योंकि ये मिलिट्री की जो इंपीरियलिस्टिक पोजीशन है और जो उनकी अप्रोच है वो ना रहती, क्योंकि मुहाजिर आफ्टर ऑल एक पढ़ा लिखा तबका था। लेकिन ये होने नहीं दिया गया। 1951 में लियाकत नेहरू पैक्ट के जरिए बॉर्डर बंद करके जो जहां है वहां रहे, मुसलमान हमारा हिस्सा है, सेक्युलर है। तो भाई साहब अगर आप सेक्युलर हो तो फिर ये पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? फिर ना बनाते। देखें, कांग्रेस ने जल्दबाजी में ये फॉर्मूला जो पाकिस्तान का एक्सेप्ट किया, ना करता ना तो जंग अजीम के बाद इंग्लैंड के पास कोई हैसियत नहीं थी कि वो कब्जा जारी रखता। उसने हिंदुस्तान छोड़ना ही छोड़ना था, 47 में नहीं छोड़ता, 50 में छोड़ देता। लेकिन कांग्रेस ने जल्दबाजी करके मुल्क का सत्यानाश कर दिया। वरना आप बर्मा काबुल से लेकर बर्मा तक आपकी हुकूमत होती। ये आपने लियाकत नेहरू पैक्ट की बात कही, मैं लियाकत नेहरू पैक्ट पढ़ रहा था और एक बड़ी मजेदार बात उसमें यह है कि लियाकत नेहरू पैक्ट आज भी कायम है। हाँ है। और लियाकत नेहरू पैक्ट के अंतर्गत आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान ये अख्तियार रखता है कि वो पाकिस्तान जाए और उसे वहां पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिले। और उसी तरह से जो पाकिस्तान की अक़लियत है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, वो ये हैसियत रखते हैं और उनको ये अधिकार है आज भी कि वो हिंदुस्तान आए और उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिले। जितने भी लोग मैंने देखे जो अभी ये हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और उसका तबसरा कर रहे थे और उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने लगता है लियाकत नेहरू पैक्ट पढ़ा ही नहीं है। और लियाकत नेहरू पैक्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इसी को हुआ जो आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया, हिंदुस्तान ने ऑब्जेक्ट नहीं किया।
जबकि लियाकत नेहरू पैक्ट में ये कहीं नहीं है कि बॉर्डर बंद कर दिए जाएंगे, आप इधर यही से चीज, उधर पॉपुलेशन को आने नहीं देंगे। उसमें ये था यही कि आप अपनी अपनी माइनॉरिटीज को आप अपना प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन यदि वो उधर से उधर जाना चाहेंगे तो उनको पूरी फ्रीडम है। ऐसा ही है। और अब आज जो बात होती है, जैसे हमारे यहाँ भी ये दंगे वंगे हुए और लोगों ने कहा कि साहब कि ये कितना गलत किया जा रहा है, हमारा सेक्युलर मुल्क है और ऐसा है, तो मैंने भी एक जगह कहीं लिखा था, मैंने कहा भाई आपने एक तो आपने बना ली प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आपकी प्रोप्राइटरशिप होगी, और दूसरा जो बचा हिंदुस्तान उसको आप कह रहे हो कि ये हमारी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी, क्योंकि जो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन पैक्ट जो साइन किया था, एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ कांग्रेस थी, और मुस्लिम लीग की पूरी 1937 के बाद से उसकी पूरी एफर्ट ये थी, उसकी पूरी कोशिश ये थी कि वो मुसलमानों की अकेली आवाज बने, और ये मौका पाकिस्तान कांग्रेस ने उनको दे दिया 1939 में, जब ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्योंकि आपकी दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी, तो अंग्रेजों के पास और कोई चारा नहीं था कि वो जिन्ना साहब की मदद करें। ये तो गलती हुई थी। फिर 1945-46 में जिन्ना साहब ने ये साबित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने, अंबेडकर साहब ने ये कहा है, अंबेडकर साहब ने ये कहा है उस वक्त अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने 2 चीज बड़ी खूबसूरत चीजें लिखी। एक चीज तो उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेटलमेंट और अपीजमेंट में क्या फर्क है। हाँ। तो मुस्लिम लीग को लगातार अपीज करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी हैसियत बरकरार रखे और ये कहे कि हाँ हम हिंदू इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कि वो कंफ्यूजन में है, वो इस कंफ्यूजन में है कि साहब हम सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फैक्ट नहीं है। सही है। और जो कि 1945-46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने प्रूव कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की तो मुस्लिम सीटों पर बहुत बुरी हार हुई थी। ऐसा ही है। आपके यूपी को छोड़ के और कहीं भी उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। आपके बॉम्बे, आपके मद्रास, उड़ीसा, इसमें प्रोविंसेस में 100% सीट्स मुस्लिम लीग जीती थी। सीपी में 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, बिहार में शायद 2 मिल गई थी, यूपी में कोई 10-12 सीट मिली थी, जबकि 500 के आसपास सीटें थी मुस्लिम सीट। तो एक तरह से जो ग्राउंड रियलिटी थी वो ये थी कि कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मुस्लिम लीग तो इस बात पे कायम थी कि हाँ हम अकेले मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो थी वो बड़े मुगालते में थी कि नहीं साहब हम मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सेक्युलर हैं, हम एक समावेशी मुल्क चाहते हैं। वो बेसिकली हिंदू फिलोसफी भी है, आपके सर्व समावेशी, इंक्लूसिवनेस और उस तरह की जो बात है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बुरी मात खा गए ये लोग, और उसकी वजह से आप देखिए सेंट्रल असेंबली में कितनी कोशिश की लियाकत अली को हराने की, मेरठ से नहीं हरा पाए। आजाद साहब ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी लियाकत अली को हराने में मेरठ से जी सेंट्रल असेंबली में, लेकिन नहीं हरा पाए। तो इतना सब होने के बाद भी वो जो एक हिपोक्रेसी थी वो कायम रखी, और उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाने पड़े। क्योंकि अगर ये कह देते कि नहीं साहब, ये अंबेडकर साहब का फॉर्मूला था कि टोटल पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए पाकिस्तान अगर बनता है, अगर कांग्रेस इस चीज पे कायम रहती तो ये सारी तो जो आज सूरत मुख्तलिफ होती, यूपी में बैठी हुई थी, इसकी हवा निकल जाती। ऐसा ही है। और देखें संजय भाई, यहाँ पे एक और चीज है कि मेरी अपनी एक राय है कि उस वक्त की जो 47 की 40s की जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी ना, वो एक तरह से अभी भी प्री ब्रिटिश दौर में रह रही थी, और अभी भी मुसलमानों को वो सुपीरियर समझते थे। वरना उनको तो क्लियर कट जब उन्होंने पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया, देन व्हाट यू हैव फॉर मुस्लिम पॉलिटिक्स। कांग्रेस के पास तो कोई रास्ता ही नहीं था कि वो मुसलमानों को के लिए कोई बात भी करे, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम हिंदुस्तान, जो कि कभी भी देयर वाज नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड नेमली पाकिस्तान, जब आप नया मुल्क अपने ही देश को काट के देने को तैयार हो,
ऐसे ही है ना कि जब मैं अपने बेटे को कहूँ कि अच्छा बेटा तुम्हें अलग रहना है, मैं तुम्हें अलग घर लेके दे रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम अपने 2 बच्चे मेरे पास छोड़ के जा रहे हो, फिर जाओ अपने सारे बच्चे लेके जाओ। यहाँ पे ये है कि मेरा बेटा तू जाओ अपनी बीवी के साथ अय्याशी कर, तेरे जितने शरारती बच्चे हैं उसको हम पाल रहे हैं। तो ये नहीं है, फिर बेटा जिद कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ अलग रहने, तो बेटा फिर पूरी अपनी संतान लेके जाओ, ये फसादी सारे इधर पीछे छोड़ के गए हो। तो आप जो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है खासतौर से पाकिस्तान पे, और जो बाद में जो झगड़े हुए बंगालियों में और पंजाबियों में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें अपना संजय भाई, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान है ना धोखे से बनाया गया है। हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हारे लिए एक अलग देश बना रहे हैं, सब कुछ है, ढुमकाएं। यहाँ पे ये पट्टी पढ़ाई गई क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी, सिंधियों को पता ही नहीं था कि क्या पाकिस्तान मूवमेंट क्या है। इनको झांसा दिया गया कि आप लोग एक कन्फेडरेशन होगी पाकिस्तान, और उसमें सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स होंगे, केपी के, बंगाल, सिंध और पंजाब। और बलोचिस्तान का तो जिक्र ही नहीं था। बलोचिस्तान तो ऑलरेडी 11 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। बलोचिस्तान तो आजाद था। बलोचिस्तान ऐसे ही आजाद था जैसे बाकी रियासतों को राइट दिया था अंग्रेजों ने कि आप डिसाइड कर लें कि आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हिंदुस्तान के साथ, लेकिन बलोचिस्तान को कहा था कि आप आजाद हो। इसमें जो मैंने देखा है, इनका जो एग्रीमेंट था कलात के साथ में, कलात इज अबाउट 2/3 ऑफ द प्रेजेंट बलोचिस्तान, जो आज का जो बलोचिस्तान है। तीन बलोचिस्तान रियासतें थी, लसबेला थी, कलात एंड मकरान थी, और एक और तीन थी। ये 3 स्टेट्स थी। कलात वाज रिप्रेजेंटिंग, कलात एक बहुत छोटा सा शहर है, गांव गांव कहते हैं जी। वो। खान ऑफ कलात रिप्रेजेंटेड डिफरेंट ट्राइबल लीडर्स, क्योंकि बलोचिस्तान वाज अ ट्राइबल सोसाइटी, वहां पे कबीलों का राज होता था। तो वो सारे कबीलों की सरदारी कलात को दी गई थी अंग्रेजों से और हिंदुस्तान पाकिस्तान से डिस्कशन करने के लिए। खान ऑफ कलात ने कहा था हम आजाद रहेंगे, पाकिस्तान के साथ हमारा एक क्लोज कोऑपरेशन रहेगा जिसमें सिंगल करेंसी और सिंगल डिफेंस वगैरह हो सकता है, लेकिन हम ऑटोनोमस रहेंगे। कायदे आजम ने 1948 में फौज भेजी कलात में, बाकायदा टेलीग्राम आपको गूगल पे मिल जाएगा जिसमें कायदे आजम ने उनको कहा था कि यू हैव टू ज्वाइन पाकिस्तान, और बाय तो फोर्स तो बलूचिस्तान कलात का जो स्टेटस था वो नेपाल और सिलोन जैसा था, इन द सेंस कि आजाद। वो उनका जो करार था वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से, व्हाइट हॉल से था। उनका करार और वाइसराय से और नहीं था, और प्रिंसली स्टेट नहीं थे, और इंडिपेंडेंट स्टेट। इवन ब्रिटिश दौर में भी ये इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और ब्रिटिश के साथ इसका एग्रीमेंट था जिसमें ब्रिटेन ने इनकी सॉवरेंटी को एग्री किया हुआ था, एक्सेप्ट किया हुआ था। और चूंकि ये इतना बड़ा एरिया, डेजर्ट वाला एरिया था, और यहाँ पे बहुत कम ट्राइब्स रहते थे, तो ब्रिटेन ने कभी वहां पे इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। ब्रिटेन का इंटरेस्ट था ये पॉपुलस इंडिया के ऊपर था, सिंध, पंजाब, यूपी, फिर कलकत्ता, ये सारे पोर्ट्स कमर्शियल वो थे। बलूचिस्तान में इनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो बलूचिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट। केपी के में कांग्रेस की हुकूमत थी, एक तरह से कांग्रेस की। बाचा खान वॉज प्रो कांग्रेस, वो भी पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं थे। इनको भी यही कहा गया कि भाई ये ड्यूरन लैंड है, ये बाद में जाके खत्म हो जाएगी और आप ऑटोनोमस होंगे, अफगानिस्तान के साथ आपका पैचअप हो जाएगा। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी खिजर हयात टवाना की, उनको भी यही कहा गया कि जागीरदार हो सारे, इंडिया में तो जागीरदारी खत्म हो जाएगी अगर तुम इंडिया के साथ गए, अपना जागीरदाराना निजाम बचाना है तो इधर आओ। सिंध को जीए सिंध के जो साईं जीएम सैयद हैं जो इंतकाल कर गए, उन्होंने आखिर वक्त तक जद्दोजहद की सिंधी देश की, जबकि 46 में सिंध असेंबली से इन्होंने पाकिस्तान बिल पास कराया था। लेकिन 47 के फौरन बाद जब इनको पता चला कि ये तो पंजाब की कॉलोनी बन रही है और हमारा जो शहर है कराची वो तो पाकिस्तान का कैपिटल बन के सारे मुहाजिर और पंजाबी आ गए, ये क्या हो गया, हमारा तो सिंध हाथ से निकल गया, हमें कहा गया था कि आप ऑटोनोमस होंगे। तो सबको बेवकूफ बना के जहां मूवमेंट नहीं थी वहां पाकिस्तान बनाया। हिंदुस्तान के सारे लुटे पुटे नवाब जितने थे, जागीरदार थे, सब मूव कर गए। जुल्फकार अली भुट्टो बॉम्बे में पढ़ते थे, बॉम्बे से माइग्रेट करके गए। 1958 तक तो इंडियन नेशनल थे जुल्फकार अली भुट्टो, आप गूगल चेक कर लें।
इन्होंने इन बॉम्बे हाई कोर्ट में 1958 में एफिडेविट जमा कराया था कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दी जाए। गूगल पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये तो हालत थी, जिसको देखो लुटेरा डाकू सारा उस तरफ चला गया पाकिस्तान, और जो बाकी थोड़े फसादी थे वो इधर छोड़ दिए। और अब तो पूरी तरह से मिलिट्री का राज है, आप चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिलिट्री भी खुद से नहीं है, मिलिट्री वायसराय ऑफ अमेरिका है। जैसे पहले वायसराय ऑफ इंग्लैंड आते थे, ये मिलिट्री अमेरिका के ऑर्डर पे चलती है। अब थोड़ा बहुत चाइना वाइना, लेकिन अमेरिका जो चाहे इनके साथ कर सकता है, ये अमेरिका का ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, डबल क्रॉस कर जाते हैं, अमेरिका को चूना लगा जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका के आगे दुम हिलाते हुए चलते हैं ये। तो ये अब जो ये कोरोना का जो अभी सिलसिला चालू हुआ है, और उसमें जो अमेरिका और चाइना का जो झगड़ा है, जो पता नहीं क्या शक्ल ले आगे चल के, उसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रूट है चाइना का, उसको ब्लॉक करने के लिए अमेरिका कुछ करवाएगा हिंदुस्तान से? देखें, मैंने भी मेरी एक वीडियो कल रिलीज जो हो रही है इसी टॉपिक पे, उसमें देखें बात दरअसल ये है कि मेरा अपनी राय ये है कि इस पोस्ट कोविड-19 में दुनिया वाज़े तौर पे दो ग्रुप में होगी, जैसे कोल्ड वॉर के जमाने में थी। जी। कोल्ड वॉर के बाद एक इस्लामिक टेररिज्म और वेस्ट की जंग चलती रही, लेकिन अब एक नया जो सिनारियो नजर आ रहा है, उसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कुछ ओआईसी के कंट्री, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज, ये एक ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप किसी सूरत अब चाइना पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ये अब पर तोल रहे हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जैसे एप्पल के हैं, दूसरों के हैं, वो सब अब शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जो कि आइडियल लोकेशन इनको नजर आ रही है इंडिया, क्योंकि इंडिया में आपको स्किल्ड लेबर, एक मिसाल है, एप्पल को चाहिए 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ही शहर में। इंडिया में आपको 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे। बाकी दुनिया में चाइना के अलावा और कहीं ये फैसिलिटी नहीं, आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी। फिर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया के एजुकेशन लिबरल और मॉडर्न है और सेक्युलर है। इंडिया एक डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी है। इतने सारे एडवांटेजेस में अब जब वेस्ट भरोसा नहीं कर रहा, तो मुझे जो नजर आ रहा है कि आगे 5-10 साल 15 साल में एक इन्फ्लक्स आएगा जो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ मूव होगा। और जो दूसरा ग्रुप होगा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ स्टेट्स और इंडिया और जापान, साउथ कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक होगा ना, ये कोल्ड वॉर का सिनारियो आ जाएगा, जो मैं देखता हूं आगे कोविड के बाद। और इसमें रशिया कहाँ फिट होगा? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब ट्रंप साहब आए थे तो वो चाइना के खिलाफ रशिया को अपने साथ लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि जो डीप स्टैब्लिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, हर जगह डीप स्टैब्लिशमेंट है, तो जो यूएस की जो डीप स्टेट है उसने ये होने नहीं दिया। उसने कहा कि रशिया से तो किसी हालत में नहीं, और बल्कि चाइना के साथ जितना कठोर या जितना और स्ट्रिक्ट होना चाहते थे ट्रंप, उतना होने नहीं दिया। तो अब ऐसी हालत में आपको लगता है कि रशिया शायद इस ब्लॉक के साथ आ जाए, यूएस वाले ब्लॉक के साथ? मैं समझता हूँ रशिया का जो कोई चांस ही नहीं कि वेस्ट के साथ मिले, इनका मिलता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ चाइना रशिया का एक बॉन्डेज नजर आती है। और फिर बदमाशी में अगर आप देखें तो ये बदमाश हैं दोनों, रशिया और चाइना। तो इनमें ना डेमोक्रेसी, अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट दोनों तरफ बैठे हुए हैं इनके, इनमें ना डेमोक्रेसी है, ना सिविल लिबर्टीज है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये वो कंट्रीज हैं, ये वेस्ट के साथ मैच नहीं खाते। तो मैं समझता हूँ अब फंसता इंडिया है, फंसता इंडिया है इसलिए कि आपकी कांग्रेस ने आपको शुरू से रशिया के ब्लॉक में रखा। अब इंडिया को भी रशिया से निकलना होगा। देखिए, आपका एक मिसाइल है S-400, जो मेरा कितने सालों से मांग रहा है रशिया से इंडिया, और भीख में नहीं मांग रहा, कह रहे जो कीमत चाहिए ले लो, लेकिन भाई दो, हमारी डिफेंस की जरूरत है। नहीं दे रहा। एडवांस अभी भी दिए थे। 2021 का वादा है, एंड ऑफ 2021 का वादा है, वो भी मिसाइल देने का, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा। जबकि तुर्की को 2019 में डिलीवर हो चुके हैं ये 400 मिसाइल। क्या मसला है भाई?
इंडिया ने हर बुरे वक्त में मॉस्को ओलंपिक में दुनिया ने जाने से मना कर दिया, इंडिया ने कहा हम खेलेंगे। इंडिया ने 1980 में ये हर वक्त रशिया के साथ खड़ा रहा है कोल्ड वॉर में, हर जगह, और एक चीज भीख में नहीं मिली इंडिया को, हर चीज का पैसा देकर रशिया से चीजें ली हैं। पाकिस्तान में जेएफ थंडर 17 हवाई जहाज बन रहा है, फाइटर जेट, टेक्नोलॉजी दे रहा है, अमेरिका भी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है, इंडिया को रशिया मोहताज रख रहा है। और ऐसे आप अगर गूगल में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहीं से मिल जाएं तो आपको नजर आएगा कि कई जगहों पे पाकिस्तान को बचाने में रशिया का बड़ा किरदार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 71 में और जो खास तौर था पे उसको जल्दी खत्म करने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ था, वरना तो ये पाकिस्तान, आपका वेस्टर्न पाकिस्तान भी टूटता उस वक्त। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट स्टील मिल्स कराची में 60s में रशिया ने लगाया था। तो कहने का मतलब यह है कि अब इंडिया की जो आज की लीडरशिप है ना, वो वेरी डिफरेंट है। पुरानी लीडरशिप जो एक लगे बंदे सिस्टम के साथ चले जा रही थी, एक ही खानदान का रूल, एक ही पॉलिसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, पूरा पोटेंशियल इंडिया का तबाह करके रख दिया था। आज की लीडरशिप कहती है कि नहीं भाई, इंडिया इज महान, मेरा भारत महान, हर चीज भारत की होगी, अब पॉलिसी भी भारत की होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो आपने देखा है कि मोदी जी की क्लोजनेस विद यूरोपियन लीडर्स, जब मोदी जी इनसे मिलते हैं तो बड़े तपाक से मिलते हैं, वो लोग भी बड़ा रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे आपका ह्यूस्टन में हुआ हाउडी मोदी, तो यहाँ अहमदाबाद में हुआ। ये चीजें दिखा रही हैं कि इंडिया अब शायद, और उनके लिए, वेस्ट के लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही गल्फ है जो कि मिलिट्री वाइज बहुत कमजोर है, अरबियन गल्फ, लेकिन वेरी रिच। यही सारे ट्रेड रूट्स हैं, यहाँ पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, रशिया है, ये सब के बीच में अगर इनके लिए कोई अलाय है जिसपे ये भरोसा कर सकते हैं, वो इंडिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आरिफ साहब इस सेशन के लिए। और अभी हम आपसे सेशंस करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आरिफ अजकिया साहब का ये जो इंटरेक्शन है वो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया खुले दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें भी इस बात की एक वाहवाही दीजिए कि हम आपके सामने इस तरह का प्रोग्राम लाएं। थैंक यू संजय भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू दर्शकों, ये जो आप प्रोग्राम देखते हैं संजय भाई का, ये बड़ी एक डिफरेंट और जबरदस्त काविश होती है। ये वो कंटेंट लाते हैं जो आपको किसी लाखों रुपए के टीवी के चैनल के प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे मजबूरियां होती हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं। संजय भाई सच लाके, आम आदमी की जो बात होती है वो ला के रखते हैं कि आम आदमी को क्या चीज अपील करती है, और सिर्फ सच लेके आते हैं, लॉजिक के साथ और एविडेंसेस के साथ। तो कीप वॉचिंग, और इसका इस टाइप के जो आप प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसी से आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.